सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो आज द सिविल्स के साथ है हमारी बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट अमृता, और जिनका नाम है अमृता क्वीन। हम आगे इनके बारे में जानेंगे कि ये क्वीन क्यों लगाती हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि 69th बीपीएससी में इन्होंने एज अ रेवेन्यू ऑफिसर इनका सिलेक्शन हुआ है, और ये मुजफ्फरपुर बिहार से है। और अमृता, ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था, राइट? बिल्कुल। ढेर सारी शुभकामनाएं अमृता आपको। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है। आपके चेहरे की मुस्कान तो बता रही है कि आप बहुत खुश हैं। हमारे साथ भी शेयर करिए कि हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। अच्छा लग रहा है कि एक पीडीएफ में नाम आ गया, इस बात की खुशी है। ओके अमृता, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, मैं बहुत टाइम से जानना चाहती हूँ कि जब मैंने आपका फॉर्म भी देखा था, आपने अपना फॉर्म दिया था, तो उसके आगे अमृता क्वीन लिखा था। तो ये क्वीन की क्या स्टोरी है? क्वीन, अमृता क्वीन मेरे पापा ने सोचा था ये नाम। अच्छा, तो आपके तो पापा ने उनको प्यार है। तो शुरू से ही, मतलब बचपन से ही आप, मतलब मुझे लगा कि हो सकता है कि बाद में आपने क्वीन ऐड किया हो। बट दिस इज सो ब्यूटीफुल कि पापा की क्वीन, और उन्होंने बचपन से ही आपका नाम अमृता क्वीन रखा है। वेरी नाइस बचपन यार, से वेरी ही नाइस। तो अमृता, तो फिर अब आपकी फैमिली में स्पेशली आपके पापा को कैसा लग रहा है आपके सिलेक्शन को लेके? सबको बहुत खुशी है कि फाइनली मेरा, बिकॉज मैं काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ, यूपीएससी का भी कर रही हूँ। राइट राइट। और बीपीएससी का तो मैंने 67 का इंटरव्यू दिया था। हाँ हाँ। और फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो अमृता, जब रिजल्ट निकला तो रिजल्ट से पहले क्या आपको वो एक धकधकी हो रही थी कि यार इस बार मेरा होगा कि नहीं होगा? और अल्टीमेटली जब फाइनली आपने अपना नाम देखा लिस्ट में, तो आपको लगा, आपको एक सुकून की सांस तो आई ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हो पाया था, इनफैक्ट काफी बुरा हुआ था। तो मुझे था कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो मैंने अपने आप को थोड़ा ऐसा सोच लिया था कि अगर मैं नेक्स्ट, मैंने फोकस अपना नेक्स्ट फिल्म पे सोचा कि नेक्स्ट फिल्म अच्छे से करती हूँ, उसमें तो रैंक आ जाएगा। तो बस मैं भगवान से यही प्रे कर रही थी कि नाम आ जाए पीडीएफ। और फाइनली भगवान ने आपकी सुन ली और आपका नाम भी आ गया पीडीएफ में। तो अमृता, अब हम बात करते हैं एक सिविल सर्विसेज की। तो हम जैसे सिविल सर्विसेज के बारे में आपने क्या सोचा? कब से आपने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और क्या मोटिवेट किया आपको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए? बिल्कुल। तो स्टार्टिंग से अगर मैं कहूँ कि कब से मुझे पता चला इस सर्विसेज के बारे में, तो एग्जैक्टली मुझे याद है क्लास 4 में ऐसा होता था ना, स्कूल्स में ऐसे लिखने को दिया जाता था कि आपको क्या बनना है, उस पर लिख कर आओ। तो घर में डिस्कस करे तो मेरे पापा ने बताया, बोला मुझे कि तुम्हें किरण बेदी, इंदिरा गांधी की तरह बनना है। ये ओके। एम होना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। तो वहां से मुझे इसके बारे में पता चला, और मेरे मम्मी पापा दोनों सोशल वर्कर भी है। अच्छा। तो घर में भी ऐसा माहौल था कि मुझे काफी कुछ ये चीज देखने को मिला। रियल लाइफ मैंने देखी अपने मम्मी पापा को काम करते वक्त ऐसे। तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिला, और मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब है, पर उसके अलावा ये सोशल वर्क एक्स्ट्रा करते हैं। ओके। तो वहां से मैं बहुत मोटिवेट होती थी घर में देखकर। मेरा शुरू से ही, बचपन से ही मुझे ये मतलब ये आया अंदर से ही कि मुझे बनना है सिविल सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना है, ताकि मैं ऐसा जॉब कर सकूं जहां मैं सोसाइटी के साथ जुड़ी रहूं, और सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं, और साथ ही साथ खुद का फाइनेंशियली भी अपनी स्ट्रांग रहूं। जी। तो अमृता, ये कह सकते हैं कि बहुत छोटी सी उम्र में ही आपने अपना एक सपना देख लिया था, अपने आप को यहाँ आज आप जहाँ हैं वहां पहुंचाने का। तो और आप उस सपने के साथ जुड़ी रही। एक होता है ना कि बचपन में हम सोचते हैं कि हम ऐसा बनेंगे, बट जब हम बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी रुचि और हमारे रुझान चेंज हो जाते हैं। बट आप उसके बिल्कुल। साथ जुड़ी रही, और अल्टीमेटली आप अपने इस एम तक पहुंची। तो बहुत बहुत बधाई हो आपके इसके लिए। तो अमृता, जैसे बीपीएससी का एग्जाम है, ये 3 स्टेजेस में होता है। मैं सबसे यही बात कर रही हूँ कि प्रीलिम्स हो गया आपका, मेंस हो गया, और इंटरव्यू हो गया। ठीक है, आप क्योंकि पहले भी 2 अटेम्प्ट दे चुकी थी, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी जो नहीं हो पाया। तो जब आप ये तीसरा अटेम्प्ट अपना दे रही थी, तो क्या चीज आपने अपने दिमाग में रखी कि यार इस बार तो मुझे
करना ही है। तो अगर हम बात करें प्रिलिम्स की, पहले हम बात करें तो प्रिलिम्स के लिए आपकी क्या हम्म। स्ट्रैटेजी और क्या फोकस था? Okay. तो 67 इंटरव्यू जब बीपीएससी मैंने दिया था, तो पहले मेरा ऐसा था कि मैं शुरू से यूपीएससी पे फोकस किया करती थी। और फाइनली उस साल मेरा यूपीएससी नहीं हो पाया था। तो 67 यूपीएससी पेपर लीक हो गया था। हम्म। अप्रैल में उसका एग्जाम था, हम्म। तो मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था बिकॉज वो मई में मेरा यूपीएससी था। तो फिर जब वो पेपर कैंसिल हुआ, उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू की पहली बार। 2 महीने का शायद वक्त था, तो मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की थी उस वक्त। और फिर मैंने उस वक्त ही मेंस का भी कॉल आया मुझे, और 2 ढाई महीने का वक्त था उस साल ऑप्शनल भी था, वो भी मैंने प्रिपेयर किया था। तो फिर इंटरव्यू कॉल भी आया। फाइनली सिलेक्शन नहीं होने का रीजन ये था कि उस साल जो ऑप्शनल था उसमें हिस्ट्री ऑप्शनल में एक पैरामीटर सेट कर दिया गया था, बहुत कम मार्क्स मिले थे। तो हम्म। वहां मुझे काफी कम मार्क्स मिले थे। जीएस में मेरे दोनों जीएस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स थे। 158 था मेरा जीएस 2 में, और जीएस 1 में मेरा 162 था। डिस्पाइट मेरा जीएस 1 में 60 मार्क्स का पेपर छूटा था। तो और हिस्ट्री ऑप्शनल में मेरा काफी कम था, 124 था मेरा मार्क्स। तो इस वजह से फाइनली 13 मार्क्स से मेरा छूट गया था। फिर 68 बीपीएससी में जैसे कि मेरा शुरू से यूपीएससी का था, तो उस साल मैंने मन नहीं था मेरा 68 बीपीएससी का, बट वो घर पे थी तो फिर सबने बोला तो दे दिया था एग्जाम। बट वो यूपीएससी से क्लैश होने वाला था उसका मेन, अच्छा, तो हाँ हाँ पढ़ हाँ। के नहीं दिया था मैंने उसको। ओके हाँ, ओके। फिर 69 बीपीएससी का, फिर भी यूपीएससी नहीं हुआ क्लियर, तो फिर मैंने सिक्सटी तो नाइन फिर बीपीएससी को पूरे उसके अच्छे से बाद दिया। आपने पूरा फोकस अपना बीपीएससी पे कर लिया। ठीक है। तो हाँ अमृता, और प्रिलिम्स के लिए अगर हम बात करें तो अब क्योंकि बिहार का भी जो डायनेमिक्स है वो काफी चेंज हो गए हैं, नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस हुई है, पेपर भी अब एक लेवल, एक स्टैंडर्ड का आने लगा है। कहीं ना कहीं यूपीएससी के पैटर्न जैसा पेपर आ रहा है, जैसे स्टेटमेंट वाइज है, एनालिटिकल है। तो उसके लिए आपने क्या तैयारी करी थी? क्या डेडिकेटेड नंबर ऑफ आवर्स से जो आप पढ़ती थी, या फिर कह लें कि बीपी प्रीलिम्स को आपने कितना टाइम दिया? हम्म। तो प्रीलिम्स में मैं एक्चुअली मेरा पूरा फोकस हमेशा सिविल सर्विसेज यूपीएससी ही रहा है। तो जब जब बीपीएससी का एग्जाम आता है, तो प्रीलिम्स के पहले 2 महीने ऐसे प्रीलिम्स के पहले पढ़ लिया, फिर जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो फिर मेंस का पढ़ लिया, ऐसा रहा है मेरा। तो जैसे बाकी लोगों को जो सिर्फ बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनको, जैसे मैंने देखा कि टाइम का इशू था पेपर में, वैसा मुझे नहीं इशू लगा बिकॉज मेरा प्रैक्टिस था उतना यूपीएससी का। तो डेफिनेटली अगर मैं कहूँगी तो मुझे लगता है 2 महीने पहले मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था फिल्म का, दोनों टाइम में ही। और सेशन मुझे लगता है यूपीएससी का बेस था, और उसके साथ साथ मैंने घटना चक्र और लूसेंट की बुक्स को ऐड कर दिया था, ताकि कुछ फैक्चुअल चीजें ना छूट जाए। बाकी कॉन्सेप्चुअल चीजें जो यूपीएससी का था, वो मुझे लगता है उसके एडवांटेज मुझे मिलते मिलते रहे हैं। तो इस अब पूरे, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज का क्या रोल है? हम्म। फिल्म्स में मैंने बीपीएससी पे कोई टेस्ट सीरीज नहीं दिया था, अच्छा। बिकॉज मैं ऐसा नहीं कहूँगी किसी को नहीं देना चाहिए, बिकॉज मेरा यूपीएससी का बैकग्राउंड है, तो मैंने बहुत सारे टेस्ट लगा रखे हैं, एनालिसिस कर रखा है। तो और मुझे मेरा स्पीड का इशू नहीं है एग्जाम में। जो ओके। फ्रेशर है या फिर सिर्फ यूपीएससी का तैयारी करते हैं, उनको जरूर टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, बिकॉज आप उससे अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जी। पार्टिकुलर सब्जेक्ट लगाने चाहिए, स्पेशली हिस्ट्री के, साइंस के, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल के, इन चार के आप लगा सकते हैं बिकॉज इसका ज्यादा वेटेज होता है। और बाकी आप फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं, बिकॉज बहुत लोगों को मैंने देखा उनका टाइम पेपर छूट रहा था। तो टेस्ट लगाने चाहिए, बट वो डिपेंड करता है। अगर आपने यूपीएससी कर रखी है, आपने अटेम्प्ट दे रखे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है, आपको रिविजन की जरूरत ओके। तो अमृता, जैसे ये तो आपने अपनी प्रीलिम्स की बता दिया, स्ट्रैटेजी बता दिया, अब हम बात करते हैं मेंस की। क्योंकि मेंस में भी बीपीएससी के पेपर भी लेंदी होते हैं, आपको ऐसे भी लिखने हैं, उसके बाद फिर आपको जीएस के भी सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। तो एक टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें भी, क्योंकि पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप आपसे एक आध क्वेश्चन भी छूट गया तो आप वहीं रेस से बाहर हो जाते हैं। तो वो टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया? क्या आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती थी, ये बच्चे जानना चाहते हैं, या फिर कोई टेस्ट सीरीज आपने स्पेशल ऐसी ज्वाइन कर रखी थी? क्योंकि मेंस का वेटेज तो हम सबको मालूम है कि मेंस में बहुत कुछ, मेंस पे ही एक्चुअली सब कुछ डिपेंड करता है। तो उस चीज को आपने कैसे है। प्रिपेयर किया? आई थिंक मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो
मुझे लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि मेन सक्सेसफुली डेली लिखे, वीकली लिखे या फिर कितना लिखे, तो वो आई थिंक उसका इंडिविजुअल बैकग्राउंड डिपेंड करता है। बिकॉज मेरा बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज का था, तो मुझे कभी ऐसा इशू नहीं फेस हुआ कि पेपर छूट जाएगा मेरा। पर्सनली ये मेरा स्ट्रेंथ है कि पेपर ऐसा छूटने का नहीं था। 67 में मेरा छूट गया बिकॉज मैंने कुछ भी नहीं प्रिपरेशन किया था। वो फर्स्ट टाइम था मेरा, तो मैंने बिल्कुल भी कुछ लिखा नहीं था। एक दिन मॉक टेस्ट 2 ढाई महीने थे उस वक्त मेरे पास, ऑप्शनल भी करना था, जीएस भी करना था, बट ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड की वजह से मुझे ये इशू फेस नहीं करना पड़ा स्पीड का। और अगर मैं कहूँगी मॉक टेस्ट कितने लिखने चाहिए, तो मुझे लगता है कि सिमुलेशन करना तो बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम में होता है एग्जाम, वैसे आप ऐसे 2 3 लगा सकते हैं सिमुलेशन। प्रॉपर टाइम पे उठना, टाइम पे जाना, ये वाला तो डेफिनेटली करना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को। और मुझे लगता है कि सेल्फ एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा मल्टीपल टेस्ट लिखने की जगह, जैसे आप एक दो इंस्टीट्यूट के उतने लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक इंस्टीट्यूट को पूरा कवर कीजिए और सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि हर क्वेश्चन में आप कैसे कैसे आप एक दो नंबर बढ़ा सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक नंबर का गेम होता है ये एग्जाम। तो आपको ये रहना चाहिए कि आप खुद से सेल्फ एनालिसिस कीजिए, जो आपने टेस्ट दिया है, जो टॉपर्स कॉपी है उससे कंपेयर कीजिए कि आप कैसे इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं। वहां से आई थिंक ज्यादा सीखने को मिलता है। ये अमृता, आपने बहुत अच्छी बात करी कि एक एक नंबर की भी बहुत वैल्यू होती है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और सेल्फ एनालिसिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये डेफिनेटली मैं हर एक बच्चे को कहना चाहूंगी। आप जरूर देखें टॉपर्स को, उनकी कॉपी देखें, और उसके बाद आप अपने आप को जरूर एनालाइज करें कि आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ना। तो अमृता, अब हम हम्म। बात करते हैं, ये तो आपने मेंस की भी हमें बता दिया अपनी सारी चीजें। अब हम आते हैं इंटरव्यू की। तो जब आपका मेंस का हो गया और आपको इंटरव्यू का कॉल आया, तो फिर आपको क्या था? इंटरव्यू के लिए आपने कोई स्पेशल तैयारी करी, या आपको लगा कि यार अब तो मतलब मेंस हो गया है, प्रीलिम्स भी हो गया, इंटरव्यू तो हम कर ही लेंगे आराम से? वो कॉन्फिडेंस था कि इंटरव्यू को लेके भी आप थोड़ा सा मतलब एक होता है ना, थोड़ा टेंशन होता है यार, इंटरव्यू मेरा अच्छे से जाएगा नहीं जाएगा, वो कॉन्फिडेंस, तो उस चीज को आपने कैसे मैनेज किया? बिल्कुल। नहीं, मैं थ्रू आउट टेंथ तो थी मैं। ऐसा नहीं कहूंगी कि इंटरव्यू हो जाएगा, ऐसा नहीं था। इनफैक्ट फाइनल रिजल्ट तक मैं टेंथ थी। मुझे नहीं पता था मेरा होगा कि नहीं होगा। तो जब इंटरव्यू का कॉल वो आ गया था फाइनली कि हो गया इंटरव्यू में, इंटरव्यू देना है, तो हम लोगों ने ग्रुप बनाया था। और इन 3 4 लोगों का ग्रुप था। लगभग 10 लोग थे, बट 3 4 लोग रेगुलर थे वहां पे। तो हम लोग हर दिन एक दूसरे का इंटरव्यू लेते थे। अच्छा। और कुछ एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी मैंने, जैसे 10 में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, मॉक इंटरव्यू। तो बहुत ज्यादा मैं इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू पे मुझे रिलाई नहीं किया मैंने। मैंने जो इंडिविजुअल हम लोग हर दिन करते थे, आई थिंक उससे बहुत ज्यादा मुझे लगा कि इम्प्रूवमेंट हुआ। बट समहाउ वो एट द इंटरव्यू डे को उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया। ओके ओके। तो अमृता, चलिए बहुत सारी सीरियस बातें हो गई, हमने पूरी स्टेजेस डिस्कस कर ली। अब आप मुझे ये बताइए, जब अमृता पढ़ती हैं, तो अमृता दिन में कितने घंटे पढ़ती हैं, या फिर हफ्ते में उनका कोई एक सेट टाइम टेबल था, एक शेड्यूल था? जैसे हम देखते हैं कि लोगों ने बनाते हैं अपना शेड्यूल, बनाते हैं वेकअप एट 7 AM, फिर थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, देन 9 to 10 हम पॉलिटी पढ़ेंगे। इस तरह से आपका कोई शेड्यूल था कि आप विद फ्लो चल रहे थे आराम से, कि जब पढ़ने का मन किया आपने किताब उठाई और आपने पढ़ा? बिल्कुल। तो जैसा मैंने बताया कि मैं यूपीएससी का मोस्टली तैयारी कर रही थी। तो मेरा ये था कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो सुबह 5:30 6 में मोस्टली उठ जाती हूँ। तो सुबह उठ के 1 घंटा योगा किया, शाम को मेडिटेशन किया आधे घंटे। और मतलब खुद को फिजिकली मेंटली फिट रखने की कोशिश की। और बाकी जो खाना वगैरह का टाइम है, 2 3 घंटे एक्स्ट्रा। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में मुझे और कोई काम नहीं था, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं पढ़ लूँ। कई बार एफिशिएंसी कम हो जाती थी, तो मैं ब्रेक ले लेती थी। ब्रेक भी इंपॉर्टेंट है, 2 3 घंटे में ब्रेक इंपॉर्टेंट है, वो जो ब्रेक लेती थी। बट मुझे लगता है कि मैं जितना हो सकता था मैं पढ़ती रहती थी। अच्छा आप लगता था एक तो मतलब ऐसा आप नहीं है कि मैं बहुत कांस्टेंट, ज्यादा 12 14 घंटे। आप कांस्टेंट थी अपनी ऐसा पढ़ाई नहीं में? है कि, हाँ, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि अरे 14 घंटे पढ़ो हर वक्त। ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि जितना आप मेंटली, मुझे ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन होना अच्छी बात है। बट मुझे लगता है कि इफिशिएंसी के साथ अगर आपने पढ़ा ना, अगर आपने इफिशिएंसी के साथ फुल फोकस करके पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि 10 घंटे पढ़ के भी
और कई लोग 7 घंटे भी पढ़ के वो इफिशिएंसी के साथ पढ़ते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि दिल्ली से पटना में ट्रेन लेनी है, कोई ट्रेन 14 घंटे में पहुंचा देती है, कोई ट्रेन 24 घंटे में पहुंचाती है। तो 24 घंटे का काम ना करके मैं 14 घंटे वाला काम करूँ। इफिशिएंसी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है नंबर ऑफ आवर से ज्यादा। तो जितना आप इफिशिएंट रह सके, आप 4 घंटे 7 घंटे जितना आप इफिशिएंट होकर पढ़ाई करें, वो ज्यादा हेल्प करता है, मुझे लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि एफिशिएंसी इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन नंबर ऑफ आवर्स। तो अमृता, जब भी आप अपनी पढ़ाई करती थी तो जाहिर सी बात है कभी आपका मन नहीं लगता होगा, कभी मन थोड़ा भटक जाता है, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है। तो उस समय आप क्या करती थी, किस तरह से अपने आप को रिवाइव करती थी? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको पढ़ने में मन न लगे। मुझे लगता है वहां पे पुश करने की जरूरत होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप ब्रेक ले लीजिए। मुझे लगता है मंथ में 15 डेज पे, या जैसे भी 1-2 दिन तो ब्रेक तो लेना चाहिए, ताकि आप अपने मेंटली आप थोड़ा आप रेस्ट करें और फिर रिकवर होके आए। और कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता था, तो मैं अपने फ्रेंड को कह देती थी कि मेरे साथ पढ़ लो, एक टारगेट सेट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पूछना मुझे। तो ऐसा होता है कि अकाउंटेबिलिटी अगर सेट कर देंगे हम किसी फ्रेंड को, तो वैसे पढ़ाई हो जाती है। ओके अमृता, तो आपका एक ग्रुप और था एक बात जिसमें। और भी कहना चाहूंगी मैं। जी जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा ग्रुप था, हम लोगों का 3 लोगों का ग्रुप था। और उसमें से एक का सिलेक्शन एसबीआई में हो गया है, और वेरी एक और गुड। ने अभी यूपीएससी मेंस भी दिया है, और बहुत फाइनली अच्छी अभी बात मेरा है। सिलेक्शन हुआ है। ओके हाँ। अमृता, तो और इस मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। हाँ हाँ, बोलिए। जब हम पढ़ाई करते हैं तो ऐसा होता है कि इनिशियली मैं भी ये काम करती थी, मैंने खुद की गलतियों से सीखा है ये चीज, कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने 10 घंटे पढ़ाई कर लिया, आज खुश हो जाते हैं। पर मुझे एट द एंड, जो मुझे लगा कि अपने फेलियर से मैंने सीखा, वो ये चीज था कि जब मैंने पढ़ाई किया, तो फिर मुझे उस टॉपिक का एमसीक्यू बना के देखना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, नॉलेज एक अलग चीज होती है, और राइट। एग्जाम निकालना इज डिफरेंट थिंग। तो हम फॉर्मुलेट नहीं करते। जैसे अगर हमें प्रीलिम्स देना है, तो वो एमसीक्यू सॉल्व करना होता है। मेंस देना है तो हमें आंसर लिखना होता है। इंटरव्यू देना है तो हमें बोलना होता है। तो हमने पढ़ा, नॉलेज ले ली, बट हम अपने जो स्टडी है उसको फॉर्मुलेट नहीं कर रहे हैं। हम एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं आ रहे हैं। हम एमसीक्यू बना के नहीं देख रहे। तो जो टॉपिक, मेरा सजेशन ये होगा कि जो टॉपिक, जो भी स्टूडेंट है वो टॉपिक पढ़े, फिर उस टॉपिक का वो एमसीक्यू लगाए प्रीलिम्स वाला। उस टॉपिक पे फिर देखें क्या क्वेश्चन बन सकता है मेंस का, उसका आंसर लिखे। और उस टॉपिक पर बोल के देखें कि अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में होता तो उसका जवाब कैसे देंगे। अगर ऐसे हम पढ़ेंगे ना, तो शुरुआत से ही हमारी जो तैयारी है ना, वो प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड होगा। वरना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बिकॉज मैं एकेडमिकली बहुत अच्छी थी स्कूल में, और लेकिन फिर भी मेरा क्लियर नहीं हो रहा था एग्जाम, तो मुझे एक ये लगा, जो मुझे फिर पर्सनली, मुझे मेरा रिजल्ट भी आया। मुझे लगता है ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। आपने बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट हमारे साथ शेयर किया है कि एक स्टूडेंट को पढ़ाई करते समय किस तरह से अपनी तीनों स्टेजेस को ध्यान में रखते हुए कोई टॉपिक को पढ़ना है। दैट इज, आई डेफिनेटली, ये जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं और अगर वो इस चीज को फॉलो करेंगे तो उनको हेल्प होगी, और वो एक ही बार में से पढ़ाई करेंगे तो उनका तीनों स्टेजेस कवर हो जाएंगी। दैट इज सो, मतलब दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस। तो अमृता, आपकी ये जो जर्नी है तैयारी की, इस तैयारी की जर्नी में आपका कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? कौन वो लोग थे जो हमेशा आपके साथ खड़े रहे, जो हमेशा आपको पीछे से एक पुश फैक्टर देते रहे कि नहीं, कम और अमृता, कोई बात नहीं, आप करेंगी, आपको करना है? वो खास लोग कौन है आपकी लाइफ में? बिल्कुल। मैं सबसे पहले कहूंगी कि आज मैं जो हूँ अपनी मम्मी पापा की वजह से हूँ। बिकॉज कई बार होता है लोगों को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, बट मैं बहुत लकी हूँ कि 67 बीपीएससी में जब मेरा नहीं हुआ था, इंटरव्यू के बाद भी, तब भी मम्मी पापा ने मुझे बहुत वो किया था, प्रेज किया था। और इसके पहले यूपीएससी में भी नई सिलेक्शन होने पे भी उन्होंने हमेशा मेरे साथ दिया। कभी ये नहीं कहा कि छोड़ दो या कर दो, उन्होंने सोचा कि तुम्हारा जरूर होगा। तो उन मुझसे ज्यादा कभी मैं हार जाती थी, बट उनको पता था कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही होगा। और मेरा भाई, कभी होता था कि मुझे कभी ऐसा भी मोमेंट आया है कि मुझे बहुत रोना आया, मुझे लगा कि क्यों नहीं हो रहा है मेरा, मैं तो डिजर्व करती हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है। मैं अपने भाई को कॉल कर देती थी, वो एकदम मुझे मोटिवेट कर देता था।
तो बहुत अच्छा लगा। और हमारा जो तीनों का ग्रुप था, स्पेशली मैं अश्विन का नाम लेना चाहूंगी, बहुत अच्छा हमें मतलब एक सर्किल था जो मेरा पूरा मोटिवेशन, सारे लोग थे, सबने मेरे जो ड्रीम है उसको समझा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करना है, और हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस इंप्रूव किया। तो अमृता कभी तो बहुत आपके साथ इतने अच्छे लोग थे, जाहिर सी बात है, तो आपके ऊपर वो कभी एक प्रेशर नहीं फील हुआ होगा आपको कि नहीं यार, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? तो अगर हम बात करें ऐसा प्रेशर फील, हाँ। मुझे लगता है कि प्रेशर ऐसा नहीं था कि नहीं था, प्रेशर था, लेकिन मैंने अपने आप को प्रेशर से हटा रखा था। कि जैसे मैंने व्हाट्सएप अपना बंद कर रखा था, जो नंबर था मेरा, मैंने व्हाट्सएप बंद कर रखा था, कोई सोशल मीडिया नहीं यूज करती थी, बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत कम यूज करती थी, कभी साल में एक बार खोल लिया। तो जो भी नेगेटिव लोग थे, मैं ऐसा नहीं कहूँगी नेगेटिव लोग बुरे होते हैं, या फिर कई बार होते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो हमारे बारे में कुछ कह देते हैं, ऐसा नहीं होता है वो बुरे होते हैं। वो अपने हिसाब से अपनी बात कहते हैं, जस्ट बिकॉज हमारी दुनिया अलग है, हमारी सोच अलग होती है। तो हमें क्या करना होता है ना, अपना मुंह और कान बंद करके सिर्फ सर झुका के पढ़ाई करना होता है इस मोमेंट पे। फाइनली मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा का साथ था, मेरा भाई था, मेरे फ्रेंड्स थे, तो फिर मोटिवेट होती गई। तो स्वीट अमृता। तो अमृता, लाइक जैसे आपने कहा कि प्रेशर होता है इस एग्जाम में, बहुत प्रेशर होता है बच्चों पे जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई स्टेट सर्विसेज हो। और हम देखते हैं कि इस प्रेशर में कई बार बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, लाइक जैसे इंटरव्यू तक पहुंच के अगर वो नहीं, उनका सिलेक्शन होता है तो वो बैक टू फिर स्टेज वन आ जाते हैं। तो ये एक गोल गोल साइकिल में घूमते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत लोग जो है वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, है ना, और हमें कई बार देखने को भी मिलता है कि सुसाइड भी कर लेते हैं। तो आप स्पेशली आप उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि मतलब उनको कभी एग्जाम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए? तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं पर्सनली कहना चाहूंगी कि आप लोग जो ऐसा फील, जब वो फेलियर देखा है, तो मैंने भी बहुत फेलियर्स देखे हैं, और मेरा भी बहुत मन दुखता था, बहुत रोया है मैंने भी। और मुझे लगता है ना कि सब सेम है, मैं लगता नहीं, ये रियलिटी है। कई ऐसे लोग हैं, बहुत डिजर्विंग लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं और प्रीलिम्स नहीं निकल पाता उनका। कई लोग इंटरव्यू तक भी पहुंचते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कोई फर्क नहीं है, मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है, सब सेम है लिटरली। इस मतलब रैंक ना बहुत फैक्टर्स होते हैं, सीरियसली मैं कहना चाहूंगी। सब मेहनत करते हैं और सब अपना बेस्ट देते हैं, बट रैंक बहुत मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जस्ट वन डे कि आप एक टेस्ट देने गए हो, होता है ना, कभी आपका टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, कभी कम आते हैं। वो दिन था, वो दिन आपका अच्छा चला गया, किसी का बुरा चला गया। तो मैं कहूंगी बस वो जो मोमेंट होता है ना, वो जो फेलियर का मोमेंट होता है, उसमें आप दुखी हो, बट आपको वापस आ जाए, वापस आओ और पूरा पूरे जोश के साथ आओ और पूरे लगो, फिर से तैयारी करो। मुझे पता है कि बहुत दुख होता है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे तो डेफिनेटली, डेफिनेटली 100% मैं कहूंगी आपका रैंक जरूर आएगा। वक्त की बात है, लक की बात है, लेकिन जरूर आएगा। जिस इमोशन और जिस सच्चाई से, जिस फील से आपने ये बात करी है ना, वो मैं भी महसूस कर सकती हूँ, और डेफिनेटली वो जो भी हमारे बच्चे देख रहे हैं वो भी इस बात को महसूस करेंगे और इससे आपसे प्रेरणा लेंगे कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं। हमारे जैसे और भी लोग हैं, बस हमें अपने आप पे विश्वास नहीं खोना है ना? तो अमृता, अब बिल्कुल। जैसे कि 17th बीपीएससी आ रहा है, कुछ ही दिन बचे हैं, 10 दिन बचे होंगे हार्डली। तो वो जो बच्चे एग्जाम अपीयर करने जा रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगी कि प्रीलिम्स में क्या फोकस उनको रखना चाहिए? आखिरी 10 दिनों में उनको नए क्या बच्चों के करना लिए चाहिए? या फिर ये 17th वाला जो है, अब नए आखिरी बच्चों के लिए? नए बच्चों को जो हाँ एग्जाम हाँ देते हाँ। हैं, या जो अब, क्योंकि इस बार तो काफी पुराने रैंक इंप्रूवमेंट वाले बच्चे भी देंगे, क्योंकि हम सबको मालूम है अच्छी सारी ढेर सारी वैकेंसी आई है। तो उन सभी बच्चों के लिए, इनफैक्ट जो 78 बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ये आखिरी 10 दिनों में उनको किस चीज पे फोकस करना चाहिए? मुझे लगता है कि जिस स्ट्रैटेजी से आपने पहले एग्जाम निकाला हो, जो बच्चे पहले निकाल चुके हैं, वही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए, और उस पर फेस कीजिए। और जो नए बच्चे हैं उनसे मैं कहूंगी कि जितना आपने पढ़ रखा है उसको रिविजन करते जाइए। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप स्ट्रेस लेंगे, टेंशन लेंगे, तो इससे आपका एग्जाम खराब ही होगा। तो इसलिए आप बस
कुछ मत सोचिए और सिर्फ सोचिए कि मुझे आज का जो टारगेट है मुझे वो पूरा करना है। और हर दिन का टारगेट बनाइए, और जो एग्जाम है जस्ट अब मॉक टेस्ट होगा। आप फ्री माइंड से जाइए, ओपन माइंड के साथ जाइए, फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर जाइए। जी, तो सुन रहे हैं ना दोस्तों, आप लोग को कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाइए और अच्छे से पेपर करके आइए। तो अमृता, जब से आपका रिजल्ट आया है और अब तक जो इतने दिनों में कितनी मिठाइयाँ खा चुकी हैं आप? काफी खाया, भी तो मैं घर गई नहीं हूँ, तो घर जाके और भी खाऊंगी। अच्छा, अभी तो असली सेलिब्रेशन तो वहीं जाके होगा, घर में ही होगा। तो आपके आसपास का माहौल कैसा है? बिल्कुल। आपको खूब ढेर सारे फोन आ रहे होंगे बधाइयों बहुत। के, आप हर कोई आपसे बात करना चाह रहा होगा, हर कोई आपको बधाई देना चाह रहा होगा। तो क्या ऐसा भी आपने फील किया है कि यार, जो लोग आपसे पहले उतना बात नहीं करते थे, अब रिजल्ट आ गया है, अब उनके भी फोन आ रहे हैं? ऐसा हुआ है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि मैं ही नहीं बात करती थी। अच्छा। बिकॉज मैंने अपने मैंने अपना दायरा थोड़ा लिमिट कर रखा था। ओके ओके, तो यहाँ मैं पर उनसे कहना चाहूंगी कि आप ऐसा समझे कि आप ये ना समझे कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज एक टाइम होता है एक लाइफ में ना, कि आपको बस करना होता है, वो एक मन में बस होता है कि आपको कर लेना है ये काम, तो आप थोड़े टाइम के लिए लोगों से थोड़ा सा डिसोसिएट हो जाते हो। पर ठीक है ना, वो थोड़ा टाइम के लिए आप लोगों से थोड़ा कट ऑफ हुए और आज आप ज्यादा लोगों से जुड़ोगे ना, क्योंकि आप अल्टीमेटली सिविल बिल्कुल सर्विसेज बिल्कुल। में जा रहे हो और आप प्रशासन में जा रहे हो, आपको और लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। और मुझे पता है कि आप वहां भी बहुत अच्छा करोगे। जस्ट क्योंकि आपकी जितना भी अभी आपसे बात हुआ है ना, आप एक बहुत ही सच्ची और एक ईमानदार, जिसे कहते हैं ना, मतलब हर एक चीज को जो बहुत ही दिल से जोड़ के अपने साथ लेके चलता है, तो आपकी पर्सनालिटी में मुझे वो दिख रहा है। और आप जनता के लिए भी बहुत उसी सच्चे मन से आप काम करोगे। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको उसके लिए। तो अमृता, जाते जाते बस मैं ये भी थैंक जानना यू। चाहूंगी, आप द सिविल्स के बारे में, द सिविल्स के प्लेटफॉर्म के बारे में आपकी क्या राय है, और आप क्या सोचते हो, और आपका क्या फीडबैक है? बिल्कुल। हाँ, तो जब 10 सिविल्स के बारे में, मुझे प्रोग्राम के बारे में पता चला, तो जो इसका पैटर्न है कि 20 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और साथ में सब बच्चे आंसर लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो वो काफी यूनिक चीज है और काफी अच्छी चीज है। स्पेशली मैं कहूँगी फ्रेशर्स के लिए काफी अच्छी चीज है कि आपको, अगर आप, कई बार होता है ना कि आप लिख नहीं पाते हो या फिर पढ़ नहीं पाते हो, तो आपको एक बेंचमार्क भी दिया जाएगा, बाकी सारे लोग लिख रहे हैं तो कांस्टेंट मोटिवेशन भी मिलेगा। और कई बार कई चीजें सीखने को मिलती है ऐसे आंसर राइटिंग लिखने में, तो मुझे काफी यूनिक, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था। और स्पेशली सर सर ने भी काफी ज्यादा हेल्प किया था। और स्पेशली मैं ऐसे के लिए तो स्पेशली मैं जुड़ी थी 10 सिविल्स में, तो लास्ट लास्ट तक सर ने कहा, मतलब कह रहे थे मुझे लिखते जाओ लिखते जाओ। अच्छे मार्क्स भी मुझे आ रहे थे टेस्ट में। तो ओके अमृता, तो थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन अमृता। और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं वंस अगेन, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अब आगे जाके समाज सेवा करेंगी और लोगों के आपको एक मौका मिला है जो आपका सपना था बचपन का। अब अल्टीमेटली फाइनली अब वो टाइम आ गया है जब आप अपने बचपन के सपने को आपने पूरा तो कर लिया है, बट अब काम करने का समय आ गया है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली आप सबके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगी, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे जो भी बच्चे और भी आगे आने वाले बच्चे हैं, उनको आपसे वैल्यूएबल इंसाइट मिलते रहेंगे। और थैंक यू सो वेरी मच अमृता। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच।